सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं की, भारत के ज्ञान की, भारत के विज्ञान की, भारत के स्वाभिमान की, भारत की संस्कृति को, भारत के विज्ञान को दोबारा से कैसे एक एक घर में पहुंचाया जाए, कैसे जगाया जाए। योग आयुर्वेद के माध्यम से पतंजलि कितना बड़ा कार्य कर रहा है और हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कैसे अपने आप की आहुतियां इस देश के लिए, इस समाज के लिए, संस्कृति के कल्याण के लिए दी हैं, इसके बारे में हम अलग अलग एपिसोड में बातचीत करते हैं। इस पिछले 7 अंकों से, पिछले 7 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं भारत का ज्ञान विज्ञान कितना था, कैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां पर 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे, उनको बख्तियार खिलजी जैसे धर्मांध, अत्याचारी, डकैत, डाकू, बर्बर आक्रमणकारियों ने केवल अपने मद में चूर होकर उनको जला दिया, ताकि उनका धर्म, उनका मजहब, उनकी किताब, उनकी मान्यताएं, उनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हो सके। कितना गहरा ज्ञान विज्ञान उस समय था, आयुर्वेद कितने शिखर पर था कि बख्तियार खिलजी जब बीमार हो गया था तो उसने नालंदा के एक आचार्य को बुलाया। उस आचार्य ने कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी की औषधि लगाई कि केवल उसने कुरान के पन्ने पलटे और कुरान के पन्ने पलटते पलटते वो स्वस्थ हो गया। ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर होती थी। भारत के अंदर हर व्यक्ति के पास, देखिए, भारत के अंदर संस्कृति की, संपत्ति की, संसाधनों की कभी कोई कमी नहीं रही। भारत का तो दर्शन यही रहा है, हमारे उपनिषद कहते हैं तेन तख्तेन भुंजी था, अर्थात त्याग पूर्वक सब कुछ भोग करो। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रता आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता तो वो है जब हमारे पास सब कुछ हो और सब कुछ होने के बाद भी हम ठोकर मार दें। जैसे महात्मा बुद्ध अपने राजकाट को ठोकर मारकर वनों की ओर चल दिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पहली रात राजा बनने वाले हैं, रात को पिताजी ने आदेश दिया, सुबह वन को चल दिए सब कुछ छोड़कर। तो ऐसी त्याग की हमारी संस्कृति रही है। तो इस त्याग की संस्कृति में हमने संपत्ति को सम्मान नहीं दिया है, लेकिन उस त्याग में भी हमने सुख को ढूंढ लिया। हमारे एक एक व्यक्ति को यह पता था कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के इस मार्ग को सिद्ध करने के लिए हमें स्वस्थ कैसे रहना है, अपने शरीर का महत्व कितना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, योग प्राणायाम आयुर्वेद कैसे काम करता है, ये ज्ञान विज्ञान देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा हुआ था। हमारे भारत के अंदर सदियों से ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण की वस्तु बना दिया गया। आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान का जो 1 लाख श्लोकों का था, उस 1 लाख श्लोकों के ज्ञान विज्ञान की अलग अलग संहिताएं लिखी गई। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह है। उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने योग शतक से लेकर अलग अलग टीकाएं लिखी, एक एक चीज के ऊपर कि स्वास्थ्य कैसे रहें, उसके लिए संक्षेप में ग्रंथ बनाए गए, पांडुलिपियां बनाई गई। दुख की बात यह है कि उसमें से बहुत सी पांडुलिपियां हमारे पास नहीं है। जो उपलब्ध हैं ग्रंथ, उसके अंदर मिलावट कर दी गई, उनका शुद्ध स्वरूप उपलब्ध नहीं है। तो पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है, शुद्ध रूप से इन ग्रंथों को उपलब्ध करवा रहा है। और इन ग्रंथों के परिचय के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य की। यह ऐसी अद्भुत पुस्तक है जिसके अंदर आयुर्वेद के 1 लाख श्लोकों का निचोड़ इसके अंदर डाल दिया गया है कि एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी देश में रहता है, किसी भी मजहब को मानने वाला है, किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को मानने वाला है, लेकिन यदि उसको स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा। विडंबना क्या है कि आजादी के 70 सालों के बाद भी वो देश जो सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान में पूरी दुनिया का सिरमौर होता था, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता था, आज 70 सालों बाद भारत की सरकार यह अभियान चला रही है कि लोगों को सिखा रही है कि हाथ कैसे धोना है, कितने मिनट तक रगड़ना है, उंगलियों को बीच में कैसे रगड़ना है, आगे पीछे कैसे रगड़ना है,
साबुन कैसे लगाना है, ये सिखाया जा रहा है। तो ये विडंबना है मानसिक गुलामी की कि हमने अपने ज्ञान विज्ञान को भुला दिया है। हमारा विज्ञान तो वो था, हमारा ज्ञान उस स्तर का था कि रामायण के काल में हमारे यहाँ ऐसे पुष्पक विमान चलते थे जो मन की गति से ऑपरेट होते थे। आज मन की अल्फा थीटा गामा इन वेव्स के ऊपर आज काम हो रहा है कि मन से इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करें, ताली बजाने से कैसे लाइट जलाएं, कैसे पंखा चलाएं, रिमोट कंट्रोल से घर को कैसे चलाएं। स्मार्ट होम बन रहे हैं कि फ्रिज के अंदर कोई आइटम कम होगा तो अपने आप फ्रिज उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। ये चीजें इंटीग्रेटेड रूप से आज सोचा जा रहा है। और हमारे यहां तो हजारों साल पहले ज्ञान विज्ञान शिखर पर था। आयुर्वेद का ज्ञान घर घर तक था। इतना ज्ञान और विज्ञान था कि लोग जानते थे अपने आप को ठीक कैसे रखना है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। तो आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान जो खो गया था, दादी नानी के नुस्खे जो घर घर में थे, एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो बता नहीं सकता, वो भी जब रोता था तो घर की अनपढ़ दादी अनपढ़ नानी समझ लेती थी कि इसके पेट में दर्द है, और पेट में जो दर्द है वो किस कारण से दर्द है, और उसको दवा मुंह से देनी है, उसकी मां को दवा खिलानी है कि माता के शरीर में दवा जाएगी वो दूध से मिल जाएगी, या इस बच्चे की नाभि के ऊपर केवल हींग को पीसकर लगा देना है जिससे कि इसका पेट का दर्द ठीक हो जाए। ये ज्ञान विज्ञान हमारे घर घर में था। अजवाइन को 2 महीने पहले जब एक प्रेग्नेंट महिला 7वें महीने की प्रेगनेंसी में होती है तो 2 महीने पहले भिगो देंगे घी में और उस अजवाइन से लड्डू बनाकर खिलाएंगे तो हड्डियों की कमजोरी कभी आने वाली नहीं है। आज हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत है, डॉक्टर बहुत हैं, ऑस्टियो हड्डी रोग के डॉक्टर बहुत हैं, खूब हमने अनुसंधान किया, खूब विटामिन की गोलियां खाते हैं, खूब मल्टीविटामिन लेते हैं। इन सबके होते हुए भी बाथरूम में कोई एक 40 साल से ऊपर की महिला फिसलती है तो सीधी हड्डी टूटती है, हड्डी क्रैक होती है। लेकिन हमारी दादी नानी जो कभी हॉस्पिटल में नहीं गई, जिनका ब्लड कभी टेस्ट नहीं किया गया, जिन्होंने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, बहुत सी ऐसी दादी नानी मिल जाएंगी, ऐसी माताएं मिल जाएंगी जिन्होंने कभी मुंह से एक एलोपैथी की दवाई नहीं खाई, जिन्होंने 10-10 डिलीवरी की और 9वें महीने तक सिर के ऊपर 40 किलो का मटका उठाकर डिलीवरी की। उनकी हड्डियां आज मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे मूल सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, और उन्होंने उसका पालन किया था। तो ये जो आयुर्वेद के सिद्धांत खो गए थे, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाघभट्ट के सार तत्व को, उनके इस सारे रहस्य को इस एक पुस्तक में पतंजलि योगपीठ द्वारा, पूज्य आचार्य श्री द्वारा, आधुनिक युग के धन्वंतरी आचार्य जी द्वारा गागर में सागर भरा गया है। आयुर्वेद के सारे सिद्धांतों को इसमें लिया गया है। इसमें क्या क्या है इसकी मैं बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं ये बातचीत करूंगा कि आज आयुर्वेद की बौद्धिक संपदा के ऊपर दूसरे देशों के, दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक और सरकारें नजर गड़ाए हुए बैठी हैं। वो आज हमारे गिलोय के ऊपर, हल्दी के ऊपर, नीम के ऊपर शोध कर रही हैं कि इनसे दवा बनाएंगे तो लाखों रुपए में बेचेंगे, लाखों करोड़ रुपए इससे कमाएंगे, लोगों से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने के नाम पर हम रॉयल्टी वसूलेंगे, पेटेंट की फीस लेंगे। ये षड्यंत्र चल रहा है। तो पूज्य आचार्य श्री ने ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य बनाया है, हिंदी में बनाया है, अंग्रेजी में बनाया है। 300 पेज की इस पुस्तक का मूल्य केवल 250 रुपए है, 250 रुपए, फोटोकॉपी की कीमत से भी कम। यदि हम बात करें तो पूज्य आचार्य श्री के कम से कम 10 साल इसमें सीधे सीधे लगे हैं और पूज्य आचार्य श्री का 25-30 वर्षों का अनुभव इसके अंदर समेटे हुए हैं। तो ये पुस्तक हिंदी अंग्रेजी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी में है, गुजराती में है, उड़िया में है, कन्नड़ में है, असमिया में है। मैं आज आपके सामने सेल्समैन की भूमिका में हूं। मैं ये पुस्तक आपको बेचना चाहता हूं, आपके घर में रखना चाहता हूं, और एक नहीं बेचना चाहता, मैं आपको कम से कम 5 पीस इसके बेचना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक हमें घर घर तक पहुंचानी है। कोई व्यक्ति हमारा इंजीनियर नहीं बन सके, MBA नहीं कर सके, कोई व्यक्ति अच्छा व्यापारी, नेता, अभिनेता नहीं बन सके, कोई बात नहीं। यदि हमारे देश का अंतिम नागरिक यदि स्वस्थ बन गया तो केवल हमारा देश स्वस्थ रहेगा शारीरिक और मानसिक रूप से, तो भी ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी मल्टीनेशनल कंपनियों का षड्यंत्र क्या है कि हमारी खेती के अंदर जहर डाल दिया गया, DDT के रूप में, कीटनाशकों के रूप में, खरपतवार नाशकों के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरों के रूप में जहर हमारे खेतों में डाल दिया। हमारे पानी में जहर चला गया, हमारी हवा में जहर है, और तो और जो हमारे घर की मां है, उस मां के स्तन से निकलने वाले दूध के अंदर भी जहर आ गया। हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो 2 दिन का बच्चा जब वो मां के स्तन को चूसता है
तो उसके मुंह से भी उसके अंदर जहर जाता है। कैंसर की ट्रेन हमारे देश में चलने लगी। हमारे देश के 135 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ लोग ये कहते हैं कि हम ठीक नहीं है, हमें दमा है, अस्थमा है, डायबिटीज है। डायबिटीज की राजधानी हमारा देश बन चुका है। तो इस देश को यदि स्वस्थ करना है तो आयुर्वेद के रास्ते पर चलाना पड़ेगा। और आयुर्वेद के रास्ते पर चलाने के लिए हम यदि डॉक्टर और पेशेंट की रेशो देखें, डॉक्टर और सिटीजन की रेशो देखें, तो दुनिया में जितने दूसरे देशों के पास डॉक्टर हैं, हमारे पास उससे 20, 30, 50 गुना कम डॉक्टर हैं। हमारे भारत में कई गांवों के बीच में कोई एक होता था। साधारण वैद्य की सारी चीजें घर घर में लोगों को खुद पता होती थी। कोई सर्प काट लिया, कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कोई युद्ध में घायल हो गया, तो उस समय सर्जरी के लिए वैद्यों की आवश्यकता पड़ती थी। और वैद्यों की भी साधारण चीजें, गांव का नाई होता था, उसको पता होती थी कि शरीर की कोई हड्डी टूट गई, हड्डी खिसक गई तो कैसे ठीक करना है, नाभि को कैसे ठीक करना है। दाइयां, साधारण दाई का काम हर माँ, हर दादी, हर नानी जानती थी। और स्किल्ड दाई, हर गांव में एक स्किल्ड दाई होती थी कि डिलीवरी करते समय यदि कोई इमरजेंसी हो जाए तो सिजेरियन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो गांव की दाई ही डिलीवरी करवा देती थी। 10-10, 12-12 डिलीवरी होती थी और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते थे। और जच्चा इतनी स्वस्थ रहती थी कि वो माँ 10, 12, 15 डिलीवरी करने के बाद भी 80-85 साल तक जीवित रहती थी। हड्डियां क्रैक नहीं होती थी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता था। ये पुस्तक अलग अलग विदेशी लैंग्वेज में भी है, लगभग 28 विदेशी भाषाओं में ये पुस्तक है। किस किस भाषा में है? इस्टोनियन में है, चाइनीज में है, बुल्गेरियन में है, पोलिश में है, इटालियन में है, खमेर में है, कुर्दिश में है, पर्शियन में है, मैकेडोनियन में है, हंगेरियन में है, अल्बेनियन में है, तुर्किश में है, इंडोनेशियन में है, अजरबैजानी में है, अरेबिक में है, जर्मन में है, लिथुनियन में है, थाई में है, पोर्तुगीज में है, रोमानियन में है, अमेरिकन में है, उर्दू में है, यूरोबा में है, हौसा में है, चेक में है, जॉर्जियन में है, जापानीज में है, स्पेनिश में है। 28 विदेशी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका। अब आपके मन में आएगा कि क्या 28 देशों के लोग इसको पढ़ रहे हैं? 28 देशों के लोग इसको पढ़ रहे हैं और 28 से ज्यादा देशों के लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी है। और लोग जितना विदेशी लोग पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा आयुर्वेद के ऊपर शोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको जब पहले से छाप दिया, चरक को, सुश्रुत को रेफरेंसेस में कोट कर दिए, तो अब आने वाले समय में जैसे नीम के ऊपर पेटेंट हुआ, हल्दी के ऊपर पेटेंट हुआ, कोई इसके ऊपर पेटेंट नहीं ले पाएगा। तो ये पुस्तकें छापने का अर्थ ये है कि ये बौद्धिक संपदा के अधिकारियों का संरक्षण करने का भी काम करती है। किसी के ऊपर पेटेंट करवाया, वो सूत्र यदि किसी पुस्तक के अंदर है तो चैलेंज किया जा सकता है कि देखो हमारी पुस्तकों में ये हमारी पारंपरिक ज्ञान की पद्धति है, इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं दिया जाता, इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल पेटेंट नहीं हो सकता। तो इस पुस्तक के अंदर क्या है जिसके बारे में सागर में गागर, जिसको निचोड़ के रूप में लिखा गया है, इसमें पूज्याचार्य जी स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं। और स्वास्थ्य की परिभाषा देते देते वो कहते हैं कि ये जो आयुर्वेद शास्त्र है ये केवल उपचार नहीं करता, बल्कि ये आयुर्वेद शास्त्र ये बताता है कि रोग को उत्पन्न करने वाले कारण का पहले त्याग करो। हमारा आयुर्वेद केवल रोग को कंट्रोल नहीं करता, उसको क्योर करता है। और क्योर कब होगा? जब कारण का पता लगेगा। देखिए, मॉडर्न कारपोरेट इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो बहुत से क्वालिटी सिस्टम के टूल काम करते हैं। ISO है, OSAS है, EMS है, फिर TQM है, फिर TPM है, काइजन है, बहुत से क्वालिटी कंट्रोल के टूल हैं जो विदेशी नामों पर हमें दिए गए हैं। ये जो क्वालिटी कंट्रोल के, और जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर रिसर्च नहीं होती थी और भारत के अंदर प्रैक्टिकल नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, भारत के अंदर कोई आविष्कार का परीक्षण, उसको प्रैक्टिकल करना, उसको बार बार जांचना, उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना, ये नहीं होता था। उनको ये उत्तर है जो पहली लाइन में ही पूज्याचार्य श्री लिखते हैं। वो कहते हैं कि आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले रोग उत्पन्न करने वाले कारण का त्याग करो। संक्षेपतः है क्रिया रोगो निदान परिवर्जनम। वो कहते हैं कि आयुर्वेद ये जो आधुनिक मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल में एक टूल आता है जिसको कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है और उस प्रॉब्लम के कारण किसी कारपोरेट हाउस में, किसी इंडस्ट्री में कोई नुकसान हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जैसे ये पंखा है ऊपर, अब इस पंखे का मान लीजिए बीयरिंग खराब हो रहा है, तो इसे ये बीयरिंग खराब हो रहा है तो एक बार बीयरिंग बदल दिया। तो कहते हैं कि बार बार यदि बीयरिंग खराब हो रहा है
तो पता करो कि ये बीयरिंग किसके लिए खराब हो रहा है। और एक बार भी खराब हुआ है, 4 पंखे लगे हुए हैं, एक पंखे में यदि बीयरिंग खराब हुआ है तो इसका वाई एनालिसिस करो कि ये बीयरिंग क्यों खराब हुआ है। इस बीयरिंग की फिटिंग ठीक नहीं थी क्या, इसका वाइब्रेशन ठीक नहीं था क्या, इसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं किया गया क्या, इसको ऑपरेट ठीक से नहीं किया गया क्या, इसके अंदर डस्ट गई है क्या, इसके अंदर धूल मिट्टी गई है क्या। तो हर कारण के ऊपर सोचो, और जब सारे कारणों के ऊपर सोच लो और जब इसका मूल कारण पता लग जाए तो फिर उस कारण को रिमूव कर दो, उस कारण को हटा दो, तो वो प्रॉब्लम, वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। तो ये जो मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल मेथड का जो इंपॉर्टेंट टूल है वाई एनालिसिस, ये वाई एनालिसिस के ऊपर हमारा आयुर्वेद सबसे पहले बात करता है। वो कहता है कि रोग का उपचार मत करो, सबसे पहले रोग के कारण को ढूंढो। कारण को खत्म कर दिया तो रोग अपने आप खत्म होने वाला है। तो हमारे पास ज्ञान विज्ञान की कौन सी कमी रही है कि यदि हम 2500 साल पहले वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काज एनालिसिस करते हैं कि इसका मूल कारण क्या है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो आज का तो पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस फेल है। आज तो फार्मा कंपनियां टारगेट बनाती हैं कि बीपी की रेंज यदि 80 से 120 है, इसको यदि 80 से 110 कर दिया जाए, प्री हाइपरटेंशन कर दिया जाए, अगर डायबिटीज की रेंज 100 से 140 है, इसको 130 कर दिया जाए, इसको 120 कर दिया जाए, तो आज यदि 100 करोड़ लोग डायबिटीज की दवाएं खाते हैं तो एक झटके के साथ 10 करोड़ लोग औरों को हम डायबिटीज का रोगी बना देंगे। तो आज की फार्मा कंपनियां रोग ढूंढती हैं, बीमारियां ढूंढती हैं, कैसे लोगों को लूटा जा सके ये ढूंढते हैं। और हमारा सारा आयुर्वेद ये सिखाता है कि घर पर रहकर कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे रोगों का मूल कारण ढूंढे, ये हमें सिखाता है। और आयुर्वेद क्या कहता है? वो आयुर्वेद कहता है कि हमारे स्तंभ क्या क्या है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की क्या उपयोगिता है। फिर वो कहते हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है, केवल जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाला शास्त्र नहीं है, ये पूरे मानव जीवन का विज्ञान है और शास्त्र है। ये बीमार को ठीक करना और ठीक को ठीक रखना और कभी वो बीमार ना पड़े, ये ऐसा शास्त्र है। और आयुर्वेद में महर्षि चरक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो औषधि ना हो। भिन्न भिन्न युक्ति प्रयोजन के अनुसार प्रयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ औषधि का काम करता है। और हमारी औषधि विज्ञान आयुर्वेद कितना उन्नत रहा है, हीरे की भी भस्म बना दी, जो सबसे हार्ड है, जो सबको काट सकता है। आज यदि कोई टूल बनाया जाता है कि किसी जो हाई स्पीड टूल होते हैं जो लोहे को काटते हैं, लोहे के अलग अलग, स्टील की अलग अलग वैरायटी को काटते हैं, उनकी टिप किसकी होती है? डायमंड टिप होती है। और डायमंड टिप होती है तो वो किसी को भी काट सकती है। तो हीरा जो सबको काटने का काम करता है, उस हीरे को भी आयुर्वेद का इतना महाविज्ञान भारत में रहा है कि उस हीरे को भी पाउडर करके कुल्थी के दाल में, और उस हीरे की भस्म कैसे बनानी है, सोने की भस्म कैसे बनानी है, लोहे की भस्म कैसे बनानी है, चांदी की भस्म कैसे बनानी है, अभ्रक की भस्म कैसे बनानी है, और तो और पारा, मरकरी, जिसको हाईली पॉइजनस माना जाता है, जिसको आधुनिक मेडिकल साइंस जिसको प्यूरिफाई नहीं कर पाया, जिसका शोधन नहीं कर पाया, उस पारे को भी कैसे दवा बनानी है, ये टेक्नोलॉजी केवल भारत के आयुर्वेद शास्त्र में है, भारत के आयुर्वेद विज्ञान में है। तो पारे की भस्म बनाई है, अलग अलग पदार्थों का शोधन किया है, कुलचे जैसा जहर, आर्सेनिक जैसा जहर, इस जहर को भी शरीर के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, ये सारी विधि आयुर्वेद के अंदर दी गई है। अब हमें उस पारे के शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या सीखना है, हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता किसकी है कि आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएं क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, त्रिदोष का सिद्धांत क्या है, पंच महाभूत क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हमारी खुद की प्रकृति क्या है। तो जो त्रिदोष का सिद्धांत है, हमारी खुद की प्रकृति क्या है, वो बहुत डिटेल में इसमें दी गई है। चार्ट दिया हुआ है कि बात प्रकृति जिसकी होती है, उसका कद छोटा होता है, शरीर हल्का होता है, पतला होता है, शरीर में अकड़न होती है, कंपन आदि होता है, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, बाल रूखे होते हैं, दो मुहे होते हैं, आंखें शुष्क होती हैं, तंद्रा युक्त होती हैं, चाल स्वभाव में चंचलता होती है, अस्थिरता होती है, जल्दी निर्णय लेते हैं, अधिक बोलते हैं, याद करके जल्दी भूल जाते हैं, किसी को पसंद और नापसंद करने वाले होते हैं, मध्यम मार्गी नहीं होते, प्रतिकूल परिस्थितियों से भागने वाले होते हैं, मन विचार कैसा होता है, भोजन कैसा होता है, नींद कैसे आती है, सोपन कैसे होता है, सामान्यतः कौन से रोग होते हैं, पित्त की प्रकृति क्या है,
वात की प्रकृति क्या है, कफ की क्या है, वात पित्त प्रकृति को कैसे पहचाने, अपने आप की प्रकृति को कैसे पहचाने, हमारी सहज प्रकृति कौन सी है, हमारी परिस्थितिजन्य प्रकृति कौन सी है, आयुर्वेद में हमारे आहार निद्रा का क्या महत्व है, हमारे शरीर की सातों धातुएं कौन सी हैं। अभी देखिए आयुर्वेद के ऊपर सामान्य तो जानकारी नहीं है, जो जानकारी दी जाती है उसमें आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। इसमें महर्षि चरक को, सुश्रुत को, अष्टांग हृदयम को, वाग्भट को, सारे ऋषियों का निचोड़ लेकर फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानते हैं उन सबको लेकर हमारी सप्त धातुएं कौन से हैं, जैसे हम बताते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुएं हैं, कौन कौन सी हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। और हमारे आयुर्वेद में देखिए हजारों साल पहले कहा कि भोजन का सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनते हैं, मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं, फिर मेद बनता है, फिर हड्डी बनती है, अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, अस्थि मज्जा बोन मारो बनती है, फिर उसके बाद शुक्र बनता है। अभी मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, किसी देश के अंदर एक केस आया कि एक व्यक्ति के बच्चे का डीएनए उसके बाप से नहीं मिल रहा था, उसके पिता का डीएनए टेस्ट करवाया गया, उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया गया, तो दोनों का मैच नहीं कर रहा था। तो फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा किसका है, तो उसका डीएनए बाप के साथ नहीं मिल रहा। तो पता किया कि उसका डीएनए उसके साथ मिलता है, उसके पिताजी की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुई थी। तो उसके फादर की, बच्चे के फादर की, जिसने अपने बच्चे के ऊपर शक किया था कि ये मेरा बच्चा, इसके साथ डीएनए नहीं मिलता, तो उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई थी और उस बच्चे का डीएनए उससे मिलता था जिसकी बोन मैरो उसको लगाई गई थी। मतलब क्या है कि मूल रूप से बोन मैरो से हमारे शुक्र का, हमारे स्पर्म का, हमारे डीएनए का ट्रांसमिशन होता है, हमारे शरीर का उससे बनता है। तो ये एक केस बताता है कि आयुर्वेद में जो हजारों साल पहले कहा कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है और मज्जा से शुक्र बनता है, ये सिद्धांत 100% आज विज्ञान में बोन मैरो लेवल पर, डीएनए लेवल की स्टडी करने के बाद ये 100% तार्किक और सफल सामने आ रहा है। अब देखिए मैं कुछ पन्ने पलट रहा हूं, सारा नहीं बता रहा आपको। अब जैसे अग्नि कितनी है, जठराग्नि, फिर पंचभूताग्नि कौन सी है, भौमाग्नि, अप्पाग्नि, आग्नेयाग्नि, वायवाग्नि, आकाश अग्नि, धात्वाग्नि कौन सी है, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि, रजोग्नि। तो इसका अग्नियों का विवेचन दिया गया है, हमारा डाइजेशन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हमारा ओज बल क्या है, फिर हमारे अलग अलग स्रोत जो दूषित होते हैं उससे कौन कौन से रोग होते हैं, हमारे घर के अंदर आयुर्वेद की कौन कौन सी औषधियां हैं, कौन कौन सी औषधि किस प्रकार से काम करती है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। और देखिए बहुत आकर्षक चित्र पूज्य आचार्य श्री ने बड़ी मेहनत करके अलग अलग षड रसों का चित्र दिया गया है कि अलग अलग जो रस है वो कैसे काम करते हैं, अलग अलग हमारे पंच महाभूत और त्रिदोष कैसे काम करते हैं। दुर्लभ चित्र भी इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं, तो ये चित्र इसके अंदर छापे गए हैं। और क्या है, हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, जो हमारा रसोई घर है, हमारा किचन है, उसके अंदर अजवाइन का क्या काम है, इलायची का क्या काम है, काली मिर्च का क्या काम है, जीरा, दालचीनी, धनिया, मेथी, राई, लौंग, इनका क्या काम है, हल्दी, हींग, अदरक, नींबू, प्याज, लहसुन, धृतकुमारी, शहद, इनके क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे मोटापा है, मोटापे के क्या कारण हो सकते हैं, दिनचर्या हमारी क्या हो, रात्रिचर्या क्या हो, हमारे अलग अलग रोगों का उपचार क्या है, विरुद्ध आहार कौन कौन से है, जैसे इसके बारे में बहुत अच्छा दिया गया। अलग अलग हमारे शरीर के वेग कौन कौन से हैं, उनको रोकने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग ऋतुओं का प्रभाव क्या पड़ता, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इनमें क्या खाएं क्या ना खाएं, शरीर कैसे रिएक्ट करता है, किन किन चीजों की सावधानी रखें, छींक का वेग, उल्टी का वेग, शुक्र का वेग, मल का वेग, वात का वेग, जमाई का वेग, भूख का वेग रोकने से क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से दिया गया है। विरुद्ध आहार के बारे में देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, अग्नि की दृष्टि से विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं, मात्रा की दृष्टि से, सातम्य की दृष्टि से, दोषों की दृष्टि से, संस्कार और पाक की दृष्टि से, जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे और पीतल के बर्तन में पकाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, वीर्य की दृष्टि से, कोष्ठ की दृष्टि से, कि जैसे जो कुछ पदार्थ हैं जो क्रूर कोष्ठक, वात बहुल कोष्ठ के होते हैं, और जिन व्यक्तियों की प्रकृति वैसी नहीं होती है तो उनको उसमें दिक्कत आ जाएगी। शारीरिक अवस्था की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से,
जैसे नित्य क्रम, मलमूत्र और स्नान आदि से पहले कभी भी नहीं खाना चाहिए। भूख ना लगने पर खाना, निषेध की दृष्टि से, पकाने की दृष्टि से, संयोग की दृष्टि से, रुचि की दृष्टि से, किसके साथ क्या विरुद्ध है, ये बहुत डिटेल में इसमें दिया गया है। मैं अभी आपके बहुत पन्ने पलट के इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सक के गुण दिए गए, चिकित्सक कौन हो, चिकित्सक को दक्ष हो, शास्त्रों का पता हो, और यह है कि दृष्ट क्रमता या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाओं को देखना और स्वयं करके जिसने प्रैक्टिकल किया हो, और जिसके अंदर सोच हो, जिसके शरीर मन की शुद्धि हो, ईमानदारी हो, और जो लोक संग्रही नहीं हो, जिसके अंदर धन कमाने की लालच की लालसा नहीं हो, वो चिकित्सक के दिए हैं। फिर रोग की परीक्षा कैसे करें, जैसे नाड़ी की परीक्षा कैसे करें, मूत्र की परीक्षा कैसे करें, मल की सामान्य परीक्षा कैसे करें, नेत्र की परीक्षा कैसे करें, जिह्वा की परीक्षा कैसे करें, स्वर की परीक्षा कैसे करें, स्पर्श से परीक्षा कैसे करें, आकृति से परीक्षा कैसे करें, इसके बारे में भी सामान्य जानकारी इसमें दी हुई है। पहले जहां कोई पैथोलॉजी लैब नहीं होती थी, तो वैद्य अपने अनुभव से पहले तो शरीर की, नाड़ी की, इनकी परीक्षा करता था, और उसके बाद व्यक्ति से सवाल जवाब करता था, और उसके बाद उस रोग का नाम, उसका कारण और उसका क्या उपचार है, ये वो उसके लिए पता करता था। आयुर्वेद का, योग का भी इसमें दिया हुआ है, और योग के साथ साथ जो आयुर्वेद के कुछ शब्द होते हैं ना, जिनका हम, जैसे शब्द हम समझते नहीं है कि अलग अलग द्रव्य हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव क्या है। जैसे मक्खन है, इसका रस कौन सा है, मधुर है, वीर्य कौन सा है, शीत है, विपाक कौन सा है, मधुर है, गुण कर्म कैसे हैं, ये डिटेल में दिया हुआ है। अलग अलग दलहन से लेकर, सब्जियों से लेकर, मसालों से लेकर, फलों तक रस और उसके प्रभाव दिए हुए हैं। आयुर्वेद के शब्दों का अर्थ क्या है, अग्नि क्या है, अनुपान क्या है, आत्मा क्या है, आप्त क्या है, आम क्या है, विसर्ग क्या है, ऋतु क्या है, कोष्ठ क्या है, अगत तंत्र क्या है, भूत विद्या क्या है, शालक्य क्या है, प्राणवायु क्या है। अलग अलग आयुर्वेद के जो सामान्य शब्द हैं, जिनको गुरु के मुख से हम सुन सकते हैं, अनुलोमन क्या है, आयुष्य क्या है, आशुकारी क्या है, गंडूष क्या है, इन शब्दों का छेदन, भेदन, मदकारी, मेध्य, रसायन, रेचन, स्तंभन, इन सारे शब्दों का अर्थ भी, गुणों की व्याख्या भी, द्रव्यों की व्याख्या भी, मतलब सागर में गागर भरते हुए ये पुस्तक दी गई है। केवल 250 रुपए की ये पुस्तक है। ये पुस्तक हर घर की शेल्फ में जरूर हो। हमारे जितने भी जो लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो केवल कुछ चीजें सीखने की दृष्टि से इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, योग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो अत्यंत उपयोगी ये पुस्तक है। तो ये पुस्तक के बारे में आज हमने चर्चा की। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों के ऊपर आप कॉल करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। अपनी नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय से, पतंजलि स्टोर से ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। 300 पेज की केवल 250 रुपए की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को बेचने का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत को भारतीयता के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना और देश को शक्तिशाली बनाना। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई पांडुलिपि की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।